हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए थे। इस वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चंस को और देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि अभी 1 दिसंबर 2022 के अंदर आपका कंडक्ट हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीरीज चल रही है ये एसएससी के सभी, जैसे कि यहाँ पर सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, इसके साथ यहाँ पर सीपीओ का हो गया, स्टेनो का हो गया। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री तथा 8 x डिग्री हैं तो 2x का मान आपको बताना है। यहाँ पर तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों को ऐड कराएंगे तो x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 और प्लस 8x इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। भाई इन तीनों कोणों को ऐड करा दिया तो यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये 10x हो जाएगा टोटल, और यहाँ पर इनको घटाएंगे तो ये 50 बचेगा, प्लस का 50 बचेगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर 10x, देखिए यहाँ पर 10x किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 इधर जाकर माइनस होगा तो 130 बचेगा, 130 डिग्री बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 13 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2x की वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर चलते। तो यहाँ पर आपको देखिए x की पावर 9 और इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर -6 को सरल करके बताना कि कितना आएगा। तो यहाँ पर x की पावर 9, ठीक है, और गुणा x की पावर 5, ये तो ऊपर रहेगा, लेकिन x की पावर -4 है, ये नीचे आकर +4 हो जाएगी। घात जो है माइनस में होती है वो नीचे आकर प्लस में हो जाती है बटे के। ठीक है, और ये गुणा में x की पावर 0, ये ऊपर रहेगा गुणा x की पावर 0, और यहाँ पर फिर x की पावर -6, ये नीचे आ जाएगा x की पावर 6। तो यहाँ पर x की पावर 0 की वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है, ये आपको पता होगा। किसी भी संख्या की घात 0 हो वो हमेशा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 9 और यहाँ पर x की पावर 5, इनका बेस समान है, घात अलग अलग है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर x की पावर 14 आ जाएगी ऊपर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की पावर 14 ही आएगा, और बटे के अंदर x की पावर 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस समान हो और यहाँ पर वो संख्या बट्टे के अंदर हो, घातें अलग अलग हों तो घातें घट जाती हैं, तो x की पावर 14 माइनस 10 हो जाएगा और बराबर x की पावर 4 बच जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइन ए माइनस साइन बी का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो ये डायरेक्ट आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक स्कूटर के क्रय मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, और यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, और यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 3/20 हो जाएगी। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको अब पता है तो अगर मैं यहाँ पर देखिए मान लेता हूँ कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है इनका, इस स्कूटर का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है वो x रुपए था, x रुपए उसका, ठीक है, एक मूल्य कीमत इसकी मान ली मैंने x रुपए है। तो यहाँ पर x के अंदर देखिए यहाँ पर वृद्धि होगी 10, यहाँ पर 10% की वृद्धि का मतलब है 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो x गुणे यहाँ पर 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 11 हो जाएगा बटे 10।
ठीक है, 10 में 1 की वृद्धि, और यहाँ पर 20 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 21/20 हो जाएगा, और इंटू में ये 23/20 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे हम पहले वाले मूल्य, जो पहले हमारा मूल्य था उस मूल्य को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो अंतर आ जाएगा इसका। ठीक है, और प्रतिशत में कैलकुलेट करना है तो पहले जो सीपी था उसका भाग भी लगाना होगा और गुणे करा दीजिए 100 से। इसको सरल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x ऊपर से कॉमन लेकर कट कर देंगे, ठीक है, नीचे वाले x से, तो यहाँ पर x डायरेक्ट कट हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 23 से, तो ये और 21 को करा लीजिए पहले, यहाँ पर आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये 40, ये 33 और 63 और हासिल 6, यहाँ पर ये आ जाएगा 48, 483 आ गया। ठीक है, 483 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 11 से, 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ये आपका आंसर दे देगा। और मैं नीचे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊपर आएगा आपका 11 3 33 का 3 हासिल 3 88 3 आपका हो जाएगा 88 3 91 हासिल 9, और फिर 11 4 44 और 9 आपका हो जाएगा 53। ठीक है, तो 5313 आ जाएगा। और बटे के अंदर देखिए 4000 आएगा, बटे के अंदर 4000 आएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 410 से करें 4000 आएगा। और माइनस के अंदर यहाँ पर 1 बच गया क्योंकि x को कॉमन लिया था, और इसको गुणा कराना है 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4000 इसका एलसीएम आएगा, 4000 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर माइनस होगा 5313 में से माइनस होगा 4000, और गुणा होगा फिर 100 से, और 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बटे के अंदर बचेगा 40, और ऊपर कितना बचेगा 4000 माइनस करेंगे तो 1313 बच जाएगा, बटे के अंदर 40 का हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 40 का यहाँ पर 3 बार जाएगा 120, तो यहाँ पर 3 बार गया, और फिर बचा हमारे पास शेषफल 11 और उतारेंगे 3, इस बार 2 बार ही जाएगा, और 113 शेषफल अब बचेगा हमारे पास ये 33 यानी कि 33 बच जाएगा, और बटे के अंदर 40% ये वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स के अंदर समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, वरना ये वाला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पर इसको कर सकते थे। 4000 माइनस करके बटे के अंदर 4000 और 100 से 2 जीरो कैंसिल करके डायरेक्ट ये इतनी कैलकुलेशन आप छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एग्ज़ाम के अंदर करा लेना, यहाँ का काम है समझाना, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि एक वृत्त है जो कि एक त्रिभुज को परिगत करता है, यानी कि एक त्रिभुज आपके पास है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, और ये जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या ये होगी कैपिटल R, और कैपिटल R को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका इस त्रिभुज की भुजा का अंडरूट, और यहाँ पर इस त्रिभुज की भुजा और बटे के अंदर √3 होता है, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो R बराबर इस वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 12 के अंदर भाग लगाएंगे √3 का। अब देखिए इसके अंदर √3 का भाग कैसे लगाएंगे, चाहे तो आप इसका प्रमेयकरण करा दीजिए, यहाँ पर √3 से ऊपर और नीचे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 12 √3 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 √3 आपको दिखाई पड़ रहा होगा आंसर। वैसे डायरेक्ट भी यहाँ पर 4 गुणे 3 आता तो √3 से ये √3 बार कैंसिल हो जाता। ठीक है, 3 से ये √3 बार कैंसिल हो जाता, तो 4 √3 आपका आंसर आ जाता। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच में आपको अनुपात बताना है, जिनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 48 है, और संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 384। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है 48 दे रखा है,
और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी कि वो संख्या ए और बी मान ली हमने, उनका गुणनफल दे रखा है 384। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ उन संख्याओं का एच सी एफ जो है इंटू एलसीएम वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच सी एफ एलसीएम आपको दे रखा है 48, तो एच सी एफ इंटू 48 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 38/4। ठीक है, 384 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, इसको 48 से, तो ये आपका 8 बार कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 8 64 820, यानी कि 8 बार आपको ये कैंसिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एच सी एफ यहाँ पर आ जाएगा 8, एच सी एफ की वैल्यू यहाँ पर 8 आ चुकी है। तो अब एच सी एफ और एलसीएम का आपको अनुपात बताना। तो एच सी एफ तो हमें दे रखा है, एलसीएम तो हमें दे रखा है पहले ही, और एच सी एफ हमने अब कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा एलसीएम रेशियो इज टू एच सी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 48 रख दीजिए और इसका रेशियो यहाँ पर 8 रख दीजिए। 48, एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा गया है एच सी एफ और एलसीएम का रेशियो पूछा गया है, तो एच सी एफ पहले आएगा यहाँ पर, एच सी एफ हम पहले रखेंगे और एलसीएम बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर नहीं तो हमारा अनुपात उल्टा आ जाएगा फिर। एच सी एफ रेशियो इज टू एलसीएम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8/48। तो ये 8 से कैंसिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 1/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इन क्लास की आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको यहीं पर जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है तो उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। ठीक है, तो दुकानें आपको ये दे रखी हैं, कुल वस्तुओं की संख्या ये दे रखी है, और एसी, पंखा और कूलर का रेशियो ये दे रखा है। फिर विक्रय मूल्य प्रति यूनिट आपको ये दे रखा है। ठीक है, कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक पूर्णांकित। यह मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी वस्तुओं से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। यहाँ पर देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि दुकान ई जो है यहाँ पर, इसके अंदर कूलर की बिक्री जो हो रही है, कूलर की बिक्री, तो दुकान ई के अंदर कूलर की बिक्री जो हो रही है उसका कुल राजस्व का अनुपात मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये ई द्वारा बिक्री का अनुपात देखिए, एसी, कूलर और पंखे के साथ यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:1:4 है। यहाँ पर मैं 5:1:। अब देखिए यहाँ पर इनको ऐड कराएंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। और 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर टोटल संख्या देखिए कितनी दे रखी है, 4000 दे रखी है यहाँ पर, तो 4000 हो जाएगी 10 यूनिट की वैल्यू। 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4000, जो कि कितना गुना दे रखा है डाटा, 400 गुना 10 का 400 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर इनकी संख्याएं भी हमारे पास निकल कर आ जाएंगी। इनका 400 गुना करा दीजिए, तो इसका 405 का 400 गुना यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और ये 400, ये एक का 400 गुना, तो यहाँ पर ये आपके पास 400 ही आ जाएगा। और इसकी संख्या जो है यहाँ पर देखिए, ये पंखों की संख्या आ जाएगी। अब 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 400 से, तो यहाँ पर ये 1600 आपके पास निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये पहले एसी दे रखी है, एसी दे रखी है, तो यहाँ पर एसी की संख्या 2000 हो जाएगी, कूलर की संख्या 400 हो जाएगी। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास एसी की संख्या है, ये हमारे पास एसी की संख्या है। और ये हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर पर कूलर की संख्या है। ठीक है, कूलर की संख्या। और ये फैन की संख्या है, हमारे फैन की संख्या। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कूलर से कितना राजस्व प्राप्त होता है उसका अनुपात हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो 400 कूलर हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास 400 कूलर हैं,
और 400 कूलर जो यहाँ पर एक कूलर का मूल्य आपको दिखाई पड़ रहा है कि 8000 है। एक कूलर का मूल्य कितना है? 8000 है। तो यहाँ पर 400 कूलर का मूल्य कितना हो जाएगा? 8000 गुना हो जाएगा। और बट्टे के अंदर हम लिखेंगे देखिए 2000 हमारे पास क्या है? एसी है। अब देखिए यहाँ पर कूलर का राजस्व ऊपर आएगा, और क्योंकि अनुपात कैलकुलेट कर हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना, ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी दुकान। अच्छा, तो ई से कूलर की बिक्री से आता है, यानी कि प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कूलर का कुल मूल्य ऊपर रखेंगे और नीचे इनका टोटल मूल्य रखेंगे। ठीक है, तो एसी का यहाँ पर एसी की संख्या है 2000 और गुणे कराएंगे। एक एसी की मूल्य यहाँ पर कितना है? तो 26,500 दे रखा है, तो 26,500 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2000 को, तो टोटल यहाँ पर एसी की संख्या आ जाएगी। और फिर एक मिनट रुकिए, हाँ एसी की संख्या है। और फिर यहाँ पर हमें दे रखा है पंखों का एक पंखा जो है 12,200 का बिक रहा है। तो यहाँ पर एक यूनिट पंखा जो है 12,200 बिक रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने पंखे हैं? यहाँ पर 1600 पंखे हैं। 1600 पंखों की मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1600 मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से? 12,200 से। 12,200 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और प्लस में इनका कूलर का भी तो ऐड होगा टोटल में। ये 400 कूलर थे और एक कूलर का मूल्य था 8,000। 8,000 इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये 2 0, फिर यहाँ पर भी 2 0 और 2 0, और फिर यहाँ पर भी 2 0 2 0 और ये 2 0। तो यहाँ पर यानी कि 10,000 नीचे से कॉमन आ रहा है और 10,000 ऊपर भी है हमारे पास, यानी कि 4 0 ऊपर भी हैं। तो इनको कैंसिल कर दीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर सारों में से कैंसिल हो जाए। अब हमारे पास जो कुछ भी बचा है वो डाटा हमारे पास मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 0 1 0 ऊपर बच गया, 8 चौके 32, यानी कि 320 ऊपर आ जाएगा। 320 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और बटे के अंदर हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये 200 2600 का 5200 हो जाएगा। फिर ये 5300। ठीक है, 1 0 भी तो बाकी है, तो यहाँ पर ये 5300 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर, और प्लस में ये 16 दूनी आपका यहाँ पर 1952 आ जाएगा। ठीक है, 1952। और ये देखिए डायरेक्ट आप अगर जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कराएंगे तो ये आपसे डायरेक्ट बनने लगेगा। 16 दूनी 32 हासिल 3, और 16 दूनी 32 और 3 35 हासिल 3, फिर 16 3 19 डायरेक्ट आने लगेगा ये आप फिर। तो यहाँ पर 8 चौके 32 यानी कि 320, ये फिर से आएगा बट्टे के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इनके अंदर हम यहाँ पर एक गुणा 100 लगाना भूल गए हैं, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर गुणा 100 भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे वालों को ऐड करा लीजिए। तो नीचे वालों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 320 और बटे के अंदर आएगा हमारे 7,000। 7,000 क्या आ जाएगा? 5 7,000 सॉरी 520 आ जाएगा। 7,000, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे, देखिए 7,000 आएगा, 572 आ जाएगा। 7,572 इनको ऐड कराएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 5360 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बाद में ये 1952 ऐड कराएंगे, 7,552 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 100 से। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से 4 से और नीचे भी 4 से डाटा कैंसिल होती हुई आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1 8 फिर 9 3, और ये 8 चौके 32, 8 80 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा 8,000। 8,000 होगा, और बट्टे के अंदर आएगा 1893, और ये 8,000 ऊपर मल्टीप्लाई करा दी। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव के अंदर 3 स्थान तक आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 8,000 में भाग देंगे कितने का? 1893 का। यहाँ पर देखिए 8,000 में आप नॉर्मली भाग करते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आपको ऐसे ही दिखाई पड़ रहा होगा कि 8,000 में 1893 का भाग देंगे, तो ये लगभग 1900 के आसपास आपको डाटा दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पर 19 का 4 बार
4 बार भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 4 छिंत्र, यानी कि छिंत्र बार, ये छिंत्र शोर, ठीक है, छिंत्र शो आएगा लगभग। तो यहाँ पर ये 4 बार आपको डाटा, यहाँ पर 4 बार भाग दिखाई दे रहा है। और आगे फिर जो भी शेषफल बचेगा उसके अंदर भाग जाएगा नहीं, दशमलव आएगा एक स्थान पर, तो 4 दशमलव करके यहाँ पर आपको कुछ आंसर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 स्थान तक अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो 4 आपको पता पड़ गया यहाँ पर कि 4 दशमलव करके कुछ आएगा, ये के ऑप्शन के अंदर आपको 4 दशमलव करके कुछ से आंसर दिया गया है। तो आप इसको टिक कर दीजिए, ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने में। वैसे भी यहाँ पर आगे भी अगर आप भाग देकर देखेंगे तो यहाँ पर 4.226% परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 है। यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो राज्य यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं S1 करके, और व्यक्ति दे रखे हैं। और राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या राज्य S4 से भाग लेने वाले सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात कैलकुलेट करना, यानी कि S3 का अनुपात कैलकुलेट करना S4 के साथ। तो S3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 400, और यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है आपको S4 की 500। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4:5 आपका रहा। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में दर्शाती है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं, और यहाँ पर तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक हैं, यानी कि 80% हो या फिर उससे अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए सभी आपके पास 90 से 80 से ऊपर दिखाई पड़ रही है, यानी कि 80 से नीचे किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है। तो टोटल जो है इनका 80% प्लस ही आएगा स्कोर, ठीक है, 80% प्लस ही आएगा स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी 80 से नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका भी 80% से प्लस ही आएगा स्कोर। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 80%, ये दो के अंदर 80-80 बन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर 80 से डाउन है, तो यानी कि 80 से इनका डाउन ही रहेगा, 80% से इनका कम रहेगा, 80% से कम रहेगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये दो ए और बी हो जाएंगे। और फिर डी के अंदर डी के अंदर आप देखेंगे तो आपके ये 85 80 और 82, इन दोनों के अंदर 80-80 ऊपर है, ये 5 ऊपर है ना, +5 ऊपर, तो ये 5 इधर भेज दीजिए इसके पास, तो ये +5, यानी कि 80-80 सभी के पास पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ये भी आपका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 80% से ज़्यादा ही आएगा, 80% से, सॉरी 80% ही आएगा कंप्लीट ही, क्योंकि सारे, हाँ 80%, इसके अंदर 2 अंक ज़्यादा भी तो हैं, तो ये प्लस में ही आएगा, 80% से कुछ ना कुछ पॉइंट के अंदर प्लस में ही आएगा आपका प्रतिशत वैल्यू। तो एक ये हो जाएगा डी भी। और इसके बाद इसके अंदर देखिए ये 5 अगर इधर भेज भी दें तो यहाँ पर ये 80 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 80 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर डाउन है 80 से, तो ये 80% से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 80% से कम हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। और ये एफ के अंदर देखिए सारे के सारे 80% से प्लस दिखाई दे रहे हैं, ये 80% से प्लस ही इसका स्कोर आएगा। इसलिए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ए बी और डी और एफ 4 स्टूडेंट हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार के लिए, यहाँ पर देखिए आपको अगर एक फॉर्मूला यहाँ पर पता है, कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जब होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री पर कोस पलट जाता है साइन के अंदर, ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू जितनी होती है वो थीटा यहाँ पर आती है, ठीक है, और ये प्लस में होगा तो साइन थीटा, यानी कि ये कोस 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, और ये हमारा दे देगा कितना, साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखिए ये हमारे पास दे देगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री दे देगा, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा हमारा इस साइन 60 डिग्री से। ये हमारा कोस 40 डिग्री है, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा
ये 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री माइनस करेंगे तो साइन 50 डिग्री दे देगा यहाँ पर। ये साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका भी काम खत्म। और ये हमें क्या दे देगा, ये हमें साइन 40 डिग्री दे देगा, तो साइन 40 डिग्री भी खत्म, माइनस साइन 40 डिग्री भी खत्म। और ये हमें दे देगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री से ये भी खत्म। आंसर क्या बचेगा आपको, एक आंसर बचेगा, कट के सारा एक आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ए, बी और सी, देखिए मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ। ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में, बी यहाँ पर 20 दिन में काम करता है। सी कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 40 ही इनका एलसीएम आएगा। अब इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि क्षमता कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 के अंदर 10 के अंदर 40 का भाग दें, 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता आ गई है। ये टोटल काम को दर्शाता है, यानी कि 40 यूनिट अगर टोटल काम है तो देखिए यहाँ पर पहले दिन, यहाँ पर यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि तीसरे दिन 2 दिन तो ये ए अकेला ही काम करेगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले दिन कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए ही काम करेगा। और ए की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट काम करेगा। और दूसरे दिन भी यहाँ पर ए ही काम करेगा, और ये कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट फिर से करेगा। लेकिन तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, बी और सी भी इसकी सहायता करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों की यूनिट यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 2 प्लस 1। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 15 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल अगर इन तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो 15 यूनिट काम हो रहा है, 15 यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर 3 दिन काम किया, ठीक है। 3 दिन के अंदर यहाँ पर टोटल 15 यूनिट का काम हो रहा है, 15 यूनिट का काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर टोटल काम कितना कराना है, 40 यूनिट, तो 40 के पास हम लेकर जाएंगे इसको लगभग। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 3 45 ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 दूनी 30 यूनिट, ठीक है। 30 यूनिट काम हो चुका है, लेकिन इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी का 6 दिन, टोटल 6 दिन काम हो चुका है। 6 दिन में 30 यूनिट काम हो चुका है। तो यहाँ पर शेष काम हम कैलकुलेट करेंगे, शेष काम को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए शेष काम अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर टोटल 40 यूनिट काम था, 40 में से माइनस करेंगे 30, तो यहाँ पर 10 यूनिट हमारे पास शेष काम बच गया, 10 यूनिट, 10 यूनिट का शेष काम बच गया। अब यहाँ पर देखिए 10 यूनिट जो है यहाँ पर एक काम करेगा, अब 3 दिन करके खत्म हो चुका है, ठीक है। ए अब 2 दिन तक काम करेगा, तो यहाँ पर 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, ए 2 दिन में 8 यूनिट काम कर लेगा। ए 2 दिन काम करता है, और इनकी देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 4 ए की, तो 4 गुणे 2 यानी कि टोटल 8 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना बचा शेष काम, अब 2 यूनिट बचा, यानी कि शेष काम फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। शेष अब यहाँ पर देखिए 10 यूनिट पहले बचा था, 10 में से माइनस करेंगे 8, तो यानी कि 2 यूनिट काम बचा है, 2 यूनिट काम बचा है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे दिन जो है यहाँ पर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करेंगे वो हमें पता नहीं, टी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखिए टी कैलकुलेट करना है, तो ये 2 यूनिट का काम करना है। अब ए बी और सी तीनों मिलकर 2 यूनिट का काम करेंगे, तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 2/7 दे देगा। ये 2/7 दिन का समय यहाँ पर इसको लगेगा। अब टोटल दिन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर, टोटल इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन ए अकेला काम किया था, 6 दिन तो ये हो गए, ठीक है। 2 दिन ये अकेला काम किया था और 2/7 दिन ये काम हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम ऐड कराएंगे तो यहाँ पर टोटल दिन आ जाएगा हमारे। रेड कलर से रेड कलर से यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर 2 दिन ये हो गए, ठीक है, एक ही 6 दिन वो, और प्लस प्लस इसमें होंगे 2/7 दिन भी, 2/7 दिन भी ऐड होंगे। तो 6 और 2 तो ये 8 हो गए, और प्लस यानी कि इसको हम लिखेंगे 8 + 7/2/7, भाई 8 + 2/7 दिन लिखेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 से 2/7 दिन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन जो है एकदम डिटेल में ज़्यादा करके समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा समय भी हमारा ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन आपको समझ में हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप कमेंट करके डाउट्स को सॉल्व कर नहीं सकते। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डाउट्स मैं खुद से इनको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके अंदर इस वर्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वर्त को Q पर स्पर्श करती है, यदि PQ बराबर, अब देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्त दे रखा है और बिंदु P से खींची गई कोई स्पर्श रेखा वर्त को Q पर स्पर्श करती है। यहाँ पर कोई Q बिंदु है, कैपिटल Q, और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पर बिंदु P मान लीजिए, ये इसका केंद्र O मान लीजिए, और इस बिंदु को P को O से केंद्र से मिला दीजिए और इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला, तो ये एक त्रिभुज बन गया। आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर यदि PQ बराबर दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो OP आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो OP की वैल्यू यहाँ पर, OP देखिए यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, OP कर्ण होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, देखिए 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक से 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 आएगा, और फिर हासिल 1 बचेगी, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल, फिर यहाँ पर 1 आएगी और 4 1 576 आपका इसका 24 का स्क्वायर होता है, और प्लस का 100 ऐड कर दीजिए और आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा पर 676 आ जाएगा, ठीक है। और 676 जो है यहाँ पर 26 का स्क्वायर होता है 676। x की वैल्यू यहाँ पर देखिए x बराबर √ आ जाएगा 676, और 676 स्क्वायर होता है किसका, 26 का, इस आपका राइट आंसर यहाँ पर 26 आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार पर कुछ गड़बड़ दिखा, यानी कि इस एसएससी वालों ने इस आंसर के अंदर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रखा है, जबकि आंसर नंबर 3 राइट आना चाहिए। जिन्होंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया है उसका भी आंसर ये 3 आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, यहाँ पर 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात आपको बताएं। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती क्या होते हैं ये आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, तो पिछले वीडियो को एक बार देखिएगा, उसके अंदर मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती को बताया गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, मध्यानुपाती जो है B है हमारा मध्यानुपाती होता है, ये √A और C करके कैलकुलेट करते हैं। अगर A और B और C हमारी 3 संख्या हैं तो ये हमारा मध्यानुपाती कहलाता है, ये आपको बताया गया अनुपात। तो यहाँ पर देखिए √ के अंदर
इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 1.6 और इंटू में 3.6, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बट्टे के अंदर देखिए ऊपर 4 हो जाएगा और गुणे इसका 6 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 2 आएगा उसका 10 हो जाएगा, और 6 चौके 24 यानी कि 2.4 आ जाएगा आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती 2.4 और तृतीयानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती कैलकुलेट करने, यानी कि यहाँ तो इनके हो गए मध्यानुपाती, और तृतीयानुपाती कैलकुलेट करेंगे। तृतीयानुपाती अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए तृतीयानुपाती, यहाँ पर सी जो है यहाँ पर तृतीयानुपाती कहलाता है, तो सी जो है हम कैलकुलेट करेंगे ये तृतीयानुपाती कहलाता है। सी की वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन a करके निकालते हैं, तो b का यहाँ पर 8 दे रखा है, ठीक है, 8 का स्क्वायर बटे यहाँ पर a दे रखा है आपको 5, यानी कि 64, 8 8 64 बटे 5, और 64 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 5, और फिर 5 दूनी का 10, फिर 5 8 40 यानी कि 12.8 आएगा, और इनका रेशियो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो रेशियो कितना आएगा देखिए, 2.4 का रेशियो कैलकुलेट करना, मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती, ठीक है, और तृतीयानुपाती 2.4 का 12.8 के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पर देखिए बट्टे के अंदर 10 10 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 24 आ जाएगा, और ये हमारे 28 आ जाएगा। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर आपको 12 से कैंसिल होता हुआ के अलावा 4 से देखिए, यहाँ 6 से देखिए, 6 चौके 24, 6 ऐसे भी कैंसिल नहीं होगा, ये इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 3 का 24, 8 3 का 24, और रेशियो इज टू 8 एकम 8, और फिर बचेगा आपके पास 4 8 6 48, 3 रेशियो इज टू 16 आपका राइट आंसर, तो नंबर 4 आपका राइट आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है यहाँ पर हमारे पास साइन ए इंटू कोस बी, और माइनस के अंदर कोस ए तुम्हें साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 60 डिग्री दिखाई पड़ रही होगी, और ए की वैल्यू यहाँ पर आपको 30 डिग्री और बी की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री दिखाई पड़ रही होगी, तो साइन यहाँ पर साइन हो जाएगा, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री और माइनस 60 डिग्री होगा, बराबर आ जाएगा आपका साइन माइनस का 30 डिग्री होगा, और माइनस का 30 डिग्री यानी कि चौथे चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में माइनस का साइन होता है डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के साइन 30 डिग्री। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ देता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर एक बार, वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 10% और 20% की यहाँ पर क्रमिक छूट दी गई है, और क्रमिक छूट को हम किस तरह से सोल्व करते हैं भाई, कुल छूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुल छूट कैलकुलेट करते हैं बराबर करके ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे के अंदर 100 करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कुल छूट हमारे पास पहले दी गई है 10% और फिर 20% और माइनस का 10 गुण 20 और बटे के अंदर 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 30 माइनस का 2 आएगा 28% की, यानी कि कुल छूट हमारे पास आ चुकी है। अब छूट आपको पता है कि मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो कितना हो जाएगा
यहाँ पर SP जो है यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस पर 28% की छूट, यानी कि 100 में से माइनस कीजिए 28, यानी कि 72% की 72% जो है मार्क प्राइस का 72% जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर यहीं पर छोड़ दीजिए एक बार के लिए, और आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा कि एसपी में से माइनस करते हैं, एसपी में से माइनस करते हैं प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को लाभ को हम माइनस करते हैं इसमें से, एसपी में से, तो हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारे पास सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल के आती है, क्रय मूल्य निकल के आता है। तो यहाँ पर एसपी हमारे पास है कितना, एसपी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए इसकी। तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस का 72% और माइनस करेंगे सीपी। अब देखिए यहाँ पर 44% का लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 44% का लाभ हो रहा था, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सीपी का क्रय मूल्य का 44% यहाँ पर लाभ होगा, तो सीपी का 44% होगा, और ये वैल्यू यहाँ पर से हम यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस का सीपी और इंटू में 44/100 और इज इक्वल टू सीपी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इधर आएगा और 100 लघुत्तम आएगा, और 144 सीपी आ जाएगा, और ये 72, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये 72 एमपी यानी कि 72 मार्क प्राइस, और इज इक्वल टू ये 144 मार्क प्राइस आएगा, 144 सेलिंग प्राइस आएगा सीपी। ठीक है, तो 144। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हम रेशियो कैलकुलेट करें तो मार्क प्राइस अपॉन सीपी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 144/72, 72 से ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, तो 2:1 आ जाएगा। तो यानी कि आपका मार्क प्राइस 2 है और क्रय मूल्य जो है यहाँ पर आपका 1 है, और अंकित मूल्य यहाँ पर 2 दे रखा है आपको, तो 2 पर अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यदि दुकानदार यहाँ पर उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो 15% मार्क प्राइस पर हम छूट देते हैं, तो 15% की छूट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा यहाँ पर, मार्क प्राइस पर 15% की छूट, यानी कि 15% की छूट 100 में से माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पर 85 बचेगा, और 100 बटे में 100, और इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा कितना, और यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना, प्रतिशत की छूट पर बेचता है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस में से यहाँ पर सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दें सीपी कॉस्ट प्राइस को। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये बराबर में आएगा भाई। मार्क प्राइस हमारे पास यहाँ पर ऊपर 2 निकल के आ चुकी है, तो 2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, 2 पर 85% छूट, बटे के अंदर 100 आएगा, और माइनस के अंदर ये क्रय मूल्य 1 दे रखा है, तो ये माइनस के अंदर सीपी यहाँ पर 1 आया तो 1 रख दें, -1। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 50 बार, 50 का भाग देंगे इसके अंदर। चलिए इसको यूँ करिए, कैंसिल ना करके इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए 85 को, आसान रहेगा, और फिर 100 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 180, यहाँ पर 160 और 190 आएगा, यानी कि 19 आएगा। 1 मिनट, कहीं पर कुछ गड़बड़ की है। तो ये 20 से कैंसिल भी हो रहा है हमारा, यहाँ 20 से कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 17×5 = 85, 17 से कैंसिल हो रहा है, 17×5 = 85, और यहाँ पर ये 5 से 20 बार कैंसिल होगा, और ये 2 बटे ये 5 आ जाएगा, और 5 का भाग देंगे अब 17 के अंदर, तो यहाँ पर 1 मिनट, 2 से ये 10 बार कैंसिल होगा, 2 से 10 बार कैंसिल होगा तो 1.7 आएगा, और माइनस का 1 आएगा। अब 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 0.7 जो है यहाँ पर
शुद्ध प्रतिशत लाभ हमारे पास 0.7% लाभ आ चुका है, लेकिन यहाँ पर गुणे में 100 भी आएगा। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुके हैं यहाँ पर। भूल कितना जा रहा, गुणा 100 भी आएगा यहाँ पर। इसको भी गुणा 100 कराएंगे, ये भी आपका गुणा 100 होगा टोटल, और ये भी आपका गुणा 100 होगा टोटल, और फिर यहाँ पर 0.7 बचेगा, और ये गुणा होगा 100 से, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, बट्टे के अंदर 10 आएगा, और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7, सॉरी यहाँ पर 100 था तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 70% आपका आ जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कई बार हो जाती है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग अपने बनाकर रखना है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कई बार फंस जाते हैं, तब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ। लेकिन नहीं फंसते हैं तो वो अपने आप बहुत जल्दी होता है। यहाँ पर देखिए, यदि समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दे रखे हैं आपको, x स्क्वायर y स्क्वायर और EF आपको दे रखा है ये, तो यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहले तो दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ABC। देखिए, मैं यहाँ पर चित्र से समझाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समझ में चित्र से ही हमें, तो ABCDEF दे रखा है। EF की वैल्यू दे रखी है A, और इनका एरिया देखिए, ये समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, ये कंसेप्ट है एक तरीके से, यानी कि थ्योरम है ये एक। समरूप त्रिभुजों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का अनुपात हमारे पास बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर EF का बट्टे के अंदर इसकी संगत भुजा है BS, और यहाँ पर ऊपर BC पहले लेंगे, क्योंकि ऊपर ये वाला त्रिभुज पहले, तो BC बट्टे के अंदर EF का होल स्क्वायर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे, तो BC को कैलकुलेट करना है हमारे पास, हमें BC को कैलकुलेट करना है। तो क्षेत्रफल इनके क्रम से ये दे रखें, x स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो ऊपर x स्क्वायर आएगा और बट्टे के अंदर y स्क्वायर आएगा, और बराबर आएगा हमारे पास BC की जगह BC ही पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और बट्टे के अंदर A आएगा का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर से स्क्वायर हट जाएगा, और BC बट्टे A बराबर आएगा हमारे पास x बट्टे y के, और BC बराबर आ जाएगा इससे हमारे पास A उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो AX बट्टे y, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दिया रखा है, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ पर ये पानी का बहाव है, ठीक है, और ये पानी की दिशा में एक नाव चला रहा है यहाँ पर, ठीक है। पानी की दिशा में अगर नाव चलाएगा तो नाव की चाल यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, नाव की चाल। और पानी की चाल क्या है भाई, पानी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए, टोटल चाल अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर x प्लस y क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाव की चाल है, नाव की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, और धारा की चाल हमने मानी है यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की दिशा में यहाँ पर देखिए, जाते समय प्रवाह की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी टोटल, तो प्रवाह की दिशा में चाल, इस दूरी को जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निश्चित दूरी है, तो इस डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट कर दीजिए, यानी कि D मान लीजिए इसको, दूरी को। तो यहाँ पर देखिए, इस दूरी को चलने में x प्लस y, अब यहाँ पर प्रवाह की दिशा में चाल है, और चाल ये बराबर होती है दूरी बटे समय के, यानी कि D
और बट्टे के अंदर 9 घंटे का समय लेता है, यानी कि दूरी के बट्टे में लगाएंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और दूसरी प्रवाह की विपरीत दिशा में, तो अब x माइनस वाई होगा और वही दूरी डी दूरी के चलने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 18 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा और 2x आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर बराबर आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी d/9 और प्लस में d/18, 18 एलसीएम आएगा और ऊपर 2d 3d हो जाएगा और 36 का 18 यानी कि d/6 आ जाएगा ये आपका। और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास ये 2 इधर आएगा तो d/12 आ जाएगा। तो चाल आपकी नाव की चाल कितनी आ चुकी है, x बराबर d/12। अब यह कह रहा है कि ये क्वेश्चन के अंदर यह कह रहा है कि इस d दूरी जो है, इस d का 3/5 भाग जो है चलता है, और 3/5 भाग चलने में यह समय कितना ले रहा है, यह आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आपको फॉर्मूला पता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, 3/5d है, 3/5d है, और इसके अंदर चाल का भाग लगाएंगे यानी कि d/12। तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा और 12 ऊपर जाएगा तो 3/5 आएगा और गुणा में 12 आएगा, तो 12 3 32 आएगा और बट्टे में 5 आएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7.2 घंटे आपका राइट आंसर हो जाए, 1.2 आपका राइट आंसर हो जाए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 25 छात्रों का औसत दे रखा है, तो यहाँ पर 25 छात्रों के अंक मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, इस तरह से करके प्लस करेंगे हम। 25 छात्र हैं तो 25 छात्रों का ये औसत स्कोर जो है, यहाँ पर औसत अंक जो है वो हमने ऐड करा लिया और इनके अंदर भाग दे देंगे 25 का, तो औसत आ जाएगा। और ये दे रखा है हमारे पास 19। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक ने महसूस किया कि 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19, यानी कि इतने कितने ज़्यादा, प्लस 4 ज़्यादा जोड़ लिए और यहाँ पर भी प्लस का 4 अंक ज़्यादा जोड़ लिए, तो यानी कि यहाँ पर +4 और +4 +8 अंक ज़्यादा हो रहे होंगे, +8 अंक क्या ज़्यादा जुड़ रहे होंगे, +8 अंक ज़्यादा, और बट्टे में 25 है तो ये इधर आएगा प्लस का 8/25 आएगा, और प्लस का 8/25 जाकर उधर माइनस में होगा। ठीक है, इधर जाकर घटेगा। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा रहा हूँ, तो 90 में से माइनस करा दीजिए 8/25, और 8/25 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 माइनस, यहाँ पर 8 के अंदर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाकर ये उतारेंगे 0 तो 3 बार जाएगा और 5 शेष वाला बचेगा 2 बार, यानी कि इनको घटाएंगे। अब हमारे पास बचेगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा इस बार 18.62 बचेगा। ठीक है, 18.68 बचेगा, यहाँ पर 32 घटाएंगे, तो ये आप देख लेना, आपका ये आंसर आ चुका। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k की पावर -1 है, तो यहाँ पर k नीचे आएगा तो प्लस पावर 1 प्लस में हो जाएगी। ठीक है, -1 का घात का मतलब है ये इसके 1 के बट्टे में, तो बराबर है आपके पास -2। और यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होगी भाई, k बराबर जब -1 हो जाए, ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि k की वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 और -1 -2 होता है, तो k की वैल्यू यहाँ पर भी -1 ही पुट करा दीजिए इसके अंदर, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस के अंदर 4 × -1 और माइनस का 2 और बटे के अंदर -1 का स्क्वायर और प्लस के अंदर माइनस का 1 आएगा और माइनस का 5। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर 1 आएगा
और -4 आएगा, -6 माइनस का 5 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 1 आएगा और -1 कैंसिल और माइनस का 5 नीचे आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 1 आपका आंसर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। के बाद मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पर इसको भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, विभाजकता का नियम पता होगा कि अंतिम तीन अंक जो है किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 800 आपको वैल्यू दे रखी है, 8127 की वैल्यू दे रखी है। तो अंतिम 3 अंक इस 125 को डिवाइड करा दीजिए 8 का, तो 8 का 1 बार जाएगा, फिर शेषफल 4 और 8 पंजे 40 यानी कि 1 मिनट। 8 का 1 बार जाएगा, और अच्छा यहाँ पर ये संख्या आपको मैंने गलत लिख दी, यहाँ पर 127 दे रखा है। तो यहाँ पर 8 पंजे 40 और शेष बाद में 47, 8 पंजे 40 और ये 7 शेषफल यहाँ पर बचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 127 को डिवाइड कर लेना 8 से, 7 शेषफल बचेगा आपके पास। इसके बाद मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर ये गोला है, इसका अर्धगोला है, तो अर्धगोला 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा किसके, संपूर्ण गोले के। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका आयतन का फॉर्मूला, और ये बराबर होगा इस शंकु के आयतन के 1/3 पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये 1/3 पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2r क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा है r का स्क्वायर, एक लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है। तो ये ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर h होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 2 गुणे आर की वैल्यू दे रखी है 4 और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट। कुछ गड़बड़ कर दी। शंकु के आधार की त्रिज्या तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर R1 और R2 देना होगा, यहाँ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये R1 है गोले की त्रिज्या और R2 है शंकु की त्रिज्या। तो ये आपको R1 और R2 आपको कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि शंकु की त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है यहाँ पर। तो बाकी जो वैल्यू दे रखे हैं वो उनकी वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। तो आपके पास 2 गुणे R1 की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, तो क्यूब है, तो 4 3 बार गुणा होगा, और बराबर आएगा आपके पास R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर गुणे कितना होगा, h ऊंचाई दे रखी है 72 सेंटीमीटर, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 72 को, तो 4 8, 4 दूनी का 8 और 9 8 72, 4 दूनी 8 और 8 से डिवाइड करेंगे 9 8 72, और फिर 4 चौक 16, और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, R2 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16/9, और R2 बराबर आ जाएगा आपका 4/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपके पास आएगा 333, ठीक है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, यानी कि मूलधन आपको निश्चित मान लीजिए P है, मूलधन प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R दे रखी है यहाँ पर 25%, और इसके अलावा टाइम दे रखा आपको 6 वर्ष, 6 वर्षों के लिए उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज आपको ऐसा ही कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होगा कि PRT
डिवाइडेड बाय 100 होता है फॉर्मूला। यहाँ पर 6 वर्षों का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए, और ये 6 वर्षों का ब्याज जो है कितना ज़्यादा हो जाता है, मूलधन से 360 अधिक हो जाता है। तो P इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है 25 इंटू समय दे रखा है 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P से कितना अधिक हो जाता है, 360 अधिक हो जाता है। कट रहा है काट दीजिए, 4 से कट रहा है 30 चौके 100, और ये 2 से कट रहा है 3, ये कट रहा है कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर P, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बराबर आ जाएगा 2P, ये इधर 3P आ जाएगा, 2P आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये 360 का 2 गुना 720 होता है, और ये 2P इधर आकर घटेगा तो P बराबर 720 आ जाएगा। 720 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? तो केंद्रीय कोण आपको पता करना है। तो 100% में आपको पता है कि 100% में टोटल कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो 1% में कितना कोण हो जाएगा, 100 का भाग लगा दीजिए तो 360 डिग्री बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए केरल द्वारा स्टील उत्पादन कितना है, 200 है। तो यहाँ पर केरल द्वारा स्टील उत्पादन कितना है, 200 है। और टोटल इनका कैलकुलेट करेंगे, टोटल उत्पादन कितना है, तो 200 420, और 420 660, और 660 टोटल 1000 हो जाएगा। तो 200 बट्टे के अंदर 1000, और 200 बट्टे 1000 की फ्रैक्शन, और ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/5 और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। तो टोटल हम 20% के अंदर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 20%, यानी कि दोनों साइड 20 से गुणा करा देते हैं तो 360 बट्टे 100 आ जाएगा, और गुणे 20 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 36 का 2 गुणा यानी कि 72 डिग्री आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसके अंदर x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, x की पावर 4 प्लस यहाँ पर x की पावर -4 का मतलब है x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी, क्योंकि घात -4 में। तो आप करेंगे क्या कि इसका स्क्वायर करा देंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, और बराबर ये 5 और √2 है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा प्लस 1/x का स्क्वायर आएगा, और माइनस का प्लस का 2 आएगा, वो इधर जाकर -2 कर देंगे तो ये 50 आएगा, 50 में से -2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर से स्क्वायर करा दीजिए, फिर से दोनों साइड स्क्वायर करा दीजिए। तो यहाँ पर x की पावर 4 आएगा प्लस 1/x की पावर 4 आएगा, और इधर -2 आएगा, वो उधर जाकर -2 करा दीजिए। लेकिन 48 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 48 का स्क्वायर ट्रिक है, 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, हासिल कितनी बची, 6। और अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई कराइए, 8 चौके 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करिए फिर पावर से, यानी कि 8 चौके 32 दूनी 64, और 64 और 6 आपका हो जाएगा 70। हासिल 7 और 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 के अंदर 7 जोड़िए कितना होगा, पर हो जाएगा 16 23, यानी कि 2304, और माइनस ये 2 इधर आया था वो इधर आ जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2302 आ जाएगी आपके पास, राइट आंसर ये। और इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 25 देखिए। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर दे रखा है सीपी और एसपी के बीच में। सीपी और एसपी के बीच में अंतर कितने का दे रखा है, 1200 रुपये का दे रखा है, और 15% का लाभ होता है। तो 15% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके पास 3/20, यानी कि 20 उसका अगर सीपी था, यहाँ पर 20 अगर उसका क्रय मूल्य 20 था, तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस इससे 3 अधिक थी, तो 23 में वो वस्तु बिक रही थी। तो यहाँ पर +3 की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, और 3 की यूनिट यहाँ पर ये अंतर है इनका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1200, कितने गुना हो गई, 400 गुना हो गई इसकी। 400 गुना करा दीजिए इसको सेलिंग प्राइस से,
को 400 गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, SP आ जाएगा। यहाँ पर 400 से गुणा कराएंगे, इसको 400 से गुणा करा दीजिए, गुणा 4। तो यहाँ पर 400 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 से गुणा करके 2 जीरो लगा दीजिए, तो 4 तिरिका 12 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और आगे 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 9200 आपका राइट आंसर। तो यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।